डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 07 अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। और उस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स मिले कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल में से पास आउट होकर के सीधे जा रहे थे, उन रिजल्ट्स को देखकर रदरफोर्ड एकदम शॉक्ड रह गए और उन्होंने ये माना कि थॉमसन मॉडल गलत है, एटम सॉलिड एंटिटी नहीं है। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे जिनके जवाब आपको ढूंढ के लाने थे। पहला क्वेश्चन था कि गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज की, वाई गोल्ड फॉइल। ध्यान से आपने क्वेश्चन का जवाब ढूंढने का कोशिश किया होगा। देखिए, मेटल फॉइल लेनी थी रदरफोर्ड को जिससे कि वो एटम की रेडियस कैलकुलेट कर सके। तो एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि आप इतने छोटे पार्टिकल की रेडियस को कैलकुलेट करने का दुस्साहस करने की कोशिश कर रहे हो, तो कम से कम आप अपनी जो एक्सपेरिमेंट है, अपना जो प्रैक्टिकल वर्क आप करने जा रहे हो, उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए उन एटम्स में तो आप कम से कम ये चाहोगे कि मैं सबसे बड़ा एटम चूज करूं और ऐसा एटम चूज करूं, ऐसा एलिमेंट चूज करूं जिसके एटम बड़े बड़े हो और उनको उन एलिमेंट उस एलिमेंट के एटम्स को एक मोनो एटॉमिक या कम से कम एटम की लेयर के रूप में लिया जा सके। तो कोई गैसियस एलिमेंट तो लेना पॉसिबल नहीं था, कोई लिक्विड एलिमेंट लेता तो उसकी लेयर कैसे बनती, उसको बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर जा करके उसको फ्रीज करके फिर लेयर बनानी पड़ती, फालतू में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता और वो भी लो टेम्परेचर बनाए रखना पड़ता। वरना रूम टेम्परेचर पर ही कोई सॉलिड एलिमेंट होगा, वही छोटी छोटी पतली पतली लेयर्स के रूप में काटा जा सकेगा और वो लेयर मोनोएटॉमिक लेयर की तरह कंसीडर की जा सकेगी। अब सॉलिड एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, सॉलिड एलिमेंट्स है ना, डायमंड भी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत छोटे पार्टिकल जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं, उसकी साइज का एक्सपेरिमेंट, उसकी रेडियस का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं हम, तो हम उनमें तो सबसे बड़ा एटम लेंगे कि भाई सबसे बड़े एलिमेंट के, ऐसा एलिमेंट के एटम की रेडियस निकाल ले जो सबसे बड़े हो, उसके बाद छोटों का भी हो सकता है निकाल लेंगे, क्योंकि हर आदमी चाहेगा कि वो कोई भी एक्सपेरिमेंट करे उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो। तो उन्होंने हाइड्रोजन अपन जानते हैं फर्स्ट एलिमेंट, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नेचुरली 92 यूरेनियम तक एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। गोल्ड का नंबर, प्लेटिनम है 78 एटॉमिक नंबर का, ये एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं मैं। गोल्ड है 79, गोल्ड के बाद आता है मर्क्यूरी, फिर उसके बाद में थेलियम, उसके बाद में लेड, उसके बाद बिस्मथ है ना, 79, 80, 81, 82, 83। इस तरह से एलिमेंट्स नेचर के अंदर है। बिस्मथ के बाद पोलोनियम 84। ये सारी बातें मैं आपको पीरियोडिक टेबल चैप्टर में याद करवाऊंगा। सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक नंबर हम याद करेंगे। तो उसके बाद 84 के बाद में आगे चलते 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 यूरेनियम 92, ये लास्ट नेचुरल एलिमेंट उस समय तक नोन था 1900 के अंदर। उसके बाद 93 और 94 भी नेचुरली मिल गए, लेकिन उस समय तक जो नेचुरल एलिमेंट्स हमें मालूम था 1911 में, वो था यूरेनियम, हेवीएस्ट एलिमेंट। तो जो हेवीएस्ट एलिमेंट है जिसके एक एक एटम का मास बहुत ज्यादा है, तो उसका ऑब्वियसली साइज भी ज्यादा होगा, यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग, क्योंकि मास ज्यादा तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा जिससे डेंसिटी लगभग एक जैसी रहे। तो यूरेनियम के एटम्स, लेकिन यूरेनियम नहीं ले सकता था, यूरेनियम सॉलिड भी था, हेवीएस्ट एलिमेंट भी था, हेवीएस्ट उसका एटम भी एक्सपेक्टेड था सबसे बड़ा, लेकिन यूरेनियम क्यों नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये यूरेनियम जैसे एलिमेंट्स खुद रेडियो एक्टिव है नेचर में। ध्यान रखिएगा, पोलोनियम से लेकर बिस्मथ से लेकर लेड के बाद बिस्मथ से लेकर ऑल आइसोटॉप्स आर रेडियो आइसोटॉप्स, रेडियो एक्टिव। नेचर के अंदर हेवीएस्ट एलिमेंट तो यूरेनियम है, लेकिन यूरेनियम, बिस्मथ 83 नंबर, बिस्मथ, पोलोनियम एक्सेट्रा, इन सब के जितने भी आइसोटॉप्स, हर एलिमेंट के हमें बाद में पता चला कि आइसोटॉप्स मिलते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स मिलते हैं, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम, है ना। तो ये हमें एलिमेंट्स, एटम, आइसोटॉपिक एटम मिलते हैं।
तो इनके जितने भी 83 नंबर एलिमेंट बिस्मथ के जितने भी आइसोटॉप्स नेचर में है वो सब के सब रेडियो एक्टिव है। पोलोनियम के सारे। जो लास्ट नेचुरल एलिमेंट जिसका कोई नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, स्टेबल आइसोटॉप मिलता है वो लेड है। कोई आपसे पूछे हैवीएस्ट एलिमेंट, आप बोलोगे यूरेनियम। नेचुरल एलिमेंट ना 1911 तक, उसके बाद आज 93 94 नंबर प्लूटोनियम को मानते हैं। नेपच्यूनियम 93 है, 94 प्लूटोनियम है। आपको बोलेगे हैवीएस्ट एलिमेंट हैविंग नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, ऐसा सबसे भारी तत्व जिसका नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप भी नेचर में प्रेजेंट हो, स्टेबल आइसोटॉप भी नेचर में प्रेजेंट हो, वो कौन होगा? तो आप बोलोगे लेड। इसलिए बिस्मथ और उसके बाद वाले नहीं सकते। आप बोलो सर रेडियो आइसोटॉप्स हो गए तो क्या दिक्कत होगी? रेडियो एक्टिव हो गए तो रेडियो एक्टिव हो गई तो दिक्कत ये होगी कि वो एलिमेंट खुद क्या करेगा? बड़े बड़े अल्फा रेज को इमिट करेगा। तो जो अल्फा पार्टिकल जेडएनएस स्क्रीन पे जो उसको चारों तरफ सराउंड की हुई है, उस जेडएनएस स्क्रीन पे आएंगे, वो कौन से अल्फा पार्टिकल होंगे हमें कैसे पता चलेगा? जो हमने फेंके वो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं, या उस खुद एलिमेंट ने जो एलिमेंट के जो खुद, क्योंकि हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा गामा रेज, अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज एमिट करता रहता है। तो इसलिए रदरफोर्ड ने सोच लिया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो ले नहीं सकता, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो खुद ही अल्फा पार्टिकल एमिट करेंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो रेडियो एक्टिव जो अल्फा पार्टिकल जेडएनएस स्क्रीन तक आया है उसके द्वारा एमिटेड, उसके द्वारा उत्सर्जित अल्फा पार्टिकल है या हमारे द्वारा फेंका गया डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल है। इसलिए रेडियो नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ही लेना पड़ेगा, ऐसा एलिमेंट ही लेना पड़ेगा, ऐसा आइसोटॉप ही लेना पड़ेगा जो नॉन रेडियो एक्टिव हो। तो इनका तो नंबर ही कट हो गया। फिर आ गया नंबर लेड का। लेड जो है वो सॉलिड भी है, इसका नॉन रेडियो एक्टिव स्टेबल आइसोटॉप भी है, लेकिन जो नेचुरल ऑकरिंग लेड है, जो सीसा लेड जो नेचर में मिलता है, उसके अंदर रेडियो आइसोटॉप की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, और उस रेडियो आइसोटॉप को स्टेबल आइसोटॉप से, उस रेडियोधर्मी आइसोटॉप को स्टेबल आइसोटॉप से सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए लेड का भी कट हो गया नंबर। और थेलियम में भी यही प्रॉब्लम थी। मर्क्यूरी के अंदर स्टेबल आइसोटॉप बहुत है, रेडियो आइसोटॉप थोड़ा सा ही है। रेडियो आइसोटॉप को हटाया भी जा सकता है, लेकिन मर्क्यूरी लिक्विड है, इसलिए इसके सॉलिड लेयर के रूप में फ्रेम में लेयर कैसे कसे, इनकी छोटी छोटी फॉइल्स, थिन फॉइल्स कैसे काटें, पॉसिबल नहीं था। इसलिए मर्क्यूरी का भी नंबर कट हो गया। तो फिर बात आके ठीक है गोल्ड में। गोल्ड का स्टेबल आइसोटॉप से मिलता है नेचर में 99.999%। जो रेडियो आइसोटॉप है बहुत ही कम होता है, उसको एक्सट्रैक्ट भी किया जा सकता है, सॉलिड भी है, रूम टेम्परेचर पर लेयर भी काटी जा सकती है। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि भाई लेना तो मुझे ये था, लेकिन इनको मैं ले नहीं सकता, इनको ले नहीं सकता, इसको भी ले नहीं सकता। इसका स्टेबल आइसोटॉप है लेकिन रेडियो आइसोटॉप बहुत ज्यादा है, इसका भी रेडियो आइसोटॉप बहुत ज्यादा है, इसको पूरी तरह से सेपरेट करना संभव नहीं है, ये लिक्विड है। इसमें सारी खास बात है ये लिक्विड भी नहीं है, इसके रेडियो आइसोटॉप की अमाउंट भी बहुत कम होती है उसके अंदर, और उसको इजीली एक्सट्रैक्ट भी कर सेपरेट भी किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ऐसा एलिमेंट, मैं गोल्ड फॉइल लूंगा, मैं फॉइल जो बनाऊंगा मोनोएटॉमिक लेयर की तरह जिनको बिहेव करवाऊंगा, जिन पर मैं अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करवाऊंगा, वो गोल्ड फॉइल होगी। तो पहली बात आपको जवाब मिला पहली चीज का। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि चलिए अल्फा पार्टिकल, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल गए, तो उससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एटम जो है वो सॉलिड नहीं है, होलो है, और उन्होंने माना कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही क्यों माना कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। उन्होंने ये क्यों नहीं माना कि भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है पेरीफेरी पे चुपचाप बैठे हैं, ऐसा क्यों नहीं माना? देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अब हमें एक एटम के अंदर रदरफोर्ड तथा उस समय के साइंटिस्ट को, रदरफोर्ड को ये भी प्रूव करना था कि एटम न्यूट्रल है, उसको ये भी प्रूव करना था कि न्यूट्रल होते हुए भी इसमें नेगेटिव पार्टिकल भी है, इसमें पॉजिटिव पार्टिकल भी है। उसको ये भी प्रूव करना था कि ये नेगेटिव पॉजिटिव पार्टिकल मिलके साथ साथ रह रहे हैं एटम के अंदर, और एटम में खूब सारी खाली जगह भी है। थॉमसन एटम की जगह, थॉमसन मॉडल की तरह एटम एक सॉलिड एंटिटी नहीं है, यानी वो खाली जगह एटम के अंदर है। इस बात को प्रूव करने के लिए, इस बात को साबित करने के लिए अब हमें पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट को दूर दूर ले जाना पड़ेगा, ताकि बीच में कुछ खाली जगह रहे जहां से अल्फा पार्टिकल या वो पार्टिकल्स जिनके एटम पर बॉम्बार्डमेंट की थी वो सीधे अनडिफ्लेक्टेड निकल गए थे 99.99% सीधे। तो एटम के अंदर होलो स्पेस को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए अब हमें ये मानना पड़ेगा कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रोटॉन्स और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूर दूर रह रहे हैं।
अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स जो है वो मिल करके एक होमोजेनस इंटाइटी के रूप में रहते हैं। ये बात थॉमसन मॉडल में प्रूव हो गई थी, क्योंकि एनोड रेज का E/m तो अलग अलग मिल रहा था, लेकिन उनकी इंटेंसिटी सेम मिल रही थी। 1 मोल गैस लेने पर, 1 मोल गैसियस पार्टिकल लेने पर 1 मोल एनोड रेज ही मिलती थी। कैथोड रेज तो क्या होती थी कि 1 मोल से 1 मोल भी मिल सकती थी, हाइड्रोजन है तो 1 मोल से 2 मोल भी मिल सकती थी, 1 मोल से 3 मोल, इंटेंसिटी अलग अलग मिलती थी। इंटेंसिटी सेम मिलने से साइंटिस्ट ने थॉमसन मॉडल, याद करना वो वीडियो देख लेना जहां मैंने आपको बताया था कि थॉमसन मॉडल में जो इंटेंसिटी ऑफ रेज है उसके बेस पर साइंटिस्ट ने एक कंक्लूजन निकाला, थॉमसन जैसे साइंटिस्ट ने कंक्लूजन निकाला कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑफ एटम है वो अलग अलग नहीं रहते इलेक्ट्रॉन की तरह एटम के अंदर, वो मिल करके एक होमोजेनस सिस्टम बना के एक साथ आपस में मर्ज होकर के रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते। तो इसका मतलब, अच्छा प्रोटॉन हैवी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन का जो E/m मिल रहा था, प्रोटॉन रेज का या एनोड रेज का जो E/m मिल रहा था वो कैथोड रेज से बहुत कम मिल रहा था। E/m कम मिलना तभी पॉसिबल है जब m ज्यादा हो। तो प्रोटॉन हैवी भी है और सारे प्रोटॉन मर्ज होकर के एक इंटाइटी के रूप में रहते हैं। तो उन्होंने ये माना कि इतनी हैवी इंटाइटी बीच में रहेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी हल्की इंटाइटी के चारों तरफ हैवी इंटाइटी घूमे, है ना। सन बहुत भारी है, उसके चारों तरफ प्लेनेट घूमते हैं, है ना। प्लेनेट के चारों तरफ सन नहीं घूमता, क्योंकि न्यूटन फिजिक्स आप पढ़ोगे तो उसमें आप पाओगे कि अगर कोई हल्की चीज को सेंटर बना दे और भारी चीज उसके चारों तरफ घूमे तो भारी चीज का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो ज्यादा है, वो तो उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो चीज जिस पर फोर्स बराबर लग रहा है, एक भारी चीज एक हल्की चीज, मान लीजिए एक दूसरे को एक्सेलरेट कर रहे हैं, ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये मास बहुत ज्यादा है, लाखों गुना करोड़ों गुना ज्यादा है, तो ये इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा, ये इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा। फोर्स जो दोनों एक दूसरे पर लगा रहे होंगे वो क्या होंगे, Gm1 m2 अपॉन r²। r दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाए, r दोनों के बीच का सेपरेशन हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी, है ना, r है। तो फोर्स तो देखो Gm1 m2 r² दोनों के लिए कॉमन है, तो जो फोर्स ये इस पर लगा रहा है वही फोर्स ये इस पे लगा रहा है, फोर्स दोनों का सेम है। जो फोर्स ये इस पे लगा रहा है, ये वाला इसको खींच रहा है, वही फोर्स से ये इसको खींच रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन a1 क्या हो जाएगा, f अपॉन m1, और इसका एक्सेलरेशन a2 क्या हो जाएगा, f अपॉन m2। फोर्स दोनों का बराबर है, मास इसका करोड़ों गुना ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन इसका करोड़ों गुना कम हो जाएगा और एक्सेलरेशन इसका करोड़ों गुना ज्यादा हो जाएगा। तो एक्सेलरेट कौन ज्यादा होगा, ये वाला। फोर्स सेम फोर्स हो और मास जिसका कम हो उस पर त्वरण एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, तो वो तेजी से मूव करेगा। तो अगर मान लीजिए हल्के को हमने सेंटर बना दिया और भारी को हम उसके चारों तरफ घुमा रहे हैं, तो भारी का एक्सेलरेशन ज्यादा कैसे होगा, हल्के का एक्सेलरेशन तो कम हो गया, उल्टा काम हो गया, न्यूटन लॉ का उल्लंघन हो गया। क्योंकि एक्सेलरेट वो चीज ज्यादा होती है, मूव वो ज्यादा करेगी, स्पीड में चेंज उसके ज्यादा आएगा, एक्सेलरेशन उसका ज्यादा होगा जो हल्का है। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि लाइट को तो बनाए सेंटर और हैवी उसके चारों तरफ घूमे, इसमें तो इसका तो एक्सेलरेशन कम बैठ रहा है, इसका ज्यादा बैठ रहा है एक्सेलरेशन, इसकी मूवमेंट ज्यादा बैठ रही है, ये गलत है, न्यूटन लॉ का उल्लंघन है। इसलिए हैवी चीज ही सेंटर बनेगी और लाइट चीज उसके चारों तरफ घूमेगी। ये न्यूटन फिजिक्स, इतनी नॉर्मल फिजिक्स उन लोगों के दिमाग में थी, तो उन्होंने कह दिया कि भाई सेंटर तो न्यूक्ली को ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्ली जो है वो प्रोटॉन्स का बना है, प्रोटॉन्स मर्ज होकर एक साथ रहते हैं, एक एक प्रोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन से बहुत हैवी है, 1837 टाइम्स हैवी है, और सारे मिलकर एक साथ रह रहे हैं, इसलिए पूरा सिस्टम और ज्यादा हैवी हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अलग अलग रह रहे हैं, बहुत हल्के हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही घूमेंगे और न्यूक्ली ही सेंटर में होगा। अच्छा, घुमाना क्यों जरूरी है, स्टेशनरी फेज में रख देते हैं, यहां पर घुमाना क्यों जरूरी है। अगर मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है और दोनों को स्टेशनरी रख देंगे, तो इस पर केवल एक ही फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों ये इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये क्या होगा कि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स सेम है, मास इसका बहुत कम है, तो ये इसकी तरफ आगे गिरेगा। और लॉ ऑफ इनर्शिया है न्यूटन का, जड़त्व का नियम है कि अगर किसी बॉडी पर एक ही फोर्स लग रहा हो तो उस फोर्स के अकॉर्डिंग उसको मूवमेंट करनी पड़ेगी, मोशन करनी पड़ेगी। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करते हुए अंदर आकर इससे चिपक जाएंगे, या तो अंदर धस जाएंगे, वापस वही थॉमसन मॉडल बन जाएगा, या दोनों मिलकर के एक दूसरे के चार्ज को डिस्ट्रॉय करके जीरो चार्ज वाले सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और एटम का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कि स्थिर नहीं रख सकते। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, एक सामान्य फिजिक्स का व्यक्ति ये बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है, बता सकता है
कि अगर आपको साइंस में कभी भी दो पार्टिकल एक दूसरे के अट्रैक्शन फील्ड में रखने हो, दो पार्टिकल एक दूसरे के आकर्षण बल क्षेत्र में अट्रैक्शन में रखने हो एक दूसरे के साथ, लेकिन उसके बावजूद उन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस भी रखनी हो, अट्रैक्शन में भी है और डिस्टेंस पे भी है, गिर नहीं रहा, ये दोनों एक दूसरे के पास आके चिपक नहीं रहे, तो आपके पास एक ही रास्ता है कि आप दोनों में से एक को, जो हेवी है उसको सेंटर बना दो और हल्का जो है, जो लाइटर पार्टिकल है, उसको उसके चारों तरफ घुमा दो। आप बोलोगे सर घुमाने से क्या होगा? घुमा दो, है ना, चाहे ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ। आप बोलो घुमाने से क्या होगा? घुमाने से आगे जाके आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि जब कोई पार्टिकल किसी सेंटर के चारों तरफ घूमता है तो घूमने से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स को, वो जो सेंटर का पार्टिकल है वो उस घूमने वाले पार्टिकल को किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा। जैसे सन जो है वो प्लेनेट को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होता है ना। न्यूक्ली जो है वो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, स्थिर वैद्युत बल से, इलेक्ट्रिक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब वो अट्रैक्ट भी हो रहा है लेकिन उसको इसके अंदर गिरना भी नहीं है। प्लेनेट सन से अट्रैक्ट भी हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, लेकिन प्लेनेट को सन में गिरना भी नहीं है। तो वो प्लेनेट या वो इलेक्ट्रॉन उस अट्रैक्शन के बावजूद गिरने से बचने के लिए घूमने लग जाता है, या किसी कारण से उसमें मूवमेंट आ जाती है, तभी वो गिर नहीं रहा है, वो मूवमेंट करता रहता है। मूवमेंट करने से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये तो जो अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभिकेंद्रीय बल। और घूमने से एक स्यूडो रिएक्शन फोर्स, एक प्रतिक्रिया बल जनरेट होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को काउंटर बैलेंस कर देता है, जिससे कि अट्रैक्शन में रहने के बावजूद जब तक ये घूमता रहेगा, जब तक इसमें वेलोसिटी रहेगी, जब तक इसमें वेग रहेगा, गति रहेगी, मोशन रहेगा, तब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा और वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता रहेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स होते हुए भी, अट्रैक्शन फोर्स होते हुए भी, वो घूमने वाला पार्टिकल उस सेंटर में गिरेगा नहीं, वहां पर अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि भाई अगर अब हमें इलेक्ट्रॉन और उसको दूर दूर भी रखना है, इलेक्ट्रॉन और इसको दूर दूर भी रखना है, और दूर दूर रखने के साथ साथ हमें इसको इसके अंदर गिरने भी नहीं देना है, ये इसके साथ अट्रैक्शन में है। तो जैसे ये घूमने लगता है, घूमता हुआ जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है, लेकिन इस घूमने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है, और ये ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, दोनों फोर्स आपस में बराबर है। ये एक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स है, ये क्रिया बल है, ये प्रतिक्रिया बल है। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर है, इसलिए ये यहीं पर घूमता रहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहता है। तो इस तरह से जो है वो अट्रैक्शन में भी रह गया, खाली जगह भी प्रूव हो गई जहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, और सारी बातें प्रूव हो गई। और चूंकि प्रोटॉन हैवी है, प्रोटॉन मर्ज होकर के एक साथ रहते हैं, इसलिए वो न्यूक्ली के रूप में सेंटर में रहेंगे और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ अपनी अपनी ऑर्बिट्स पे घूमता रहेगा, ऐसा रदरफोर्ड ने माना। और इस तरह से रदरफोर्ड मॉडल की ये सारी बातें आई। तो रदरफोर्ड मॉडल के मेन पॉइंट्स क्या है, ध्यान से देखिएगा। रदरफोर्ड मॉडल के मेन पॉइंट, रदरफोर्ड मॉडल में ये माना गया, रदरफोर्ड मॉडल के मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। पहला मेन पॉइंट आया कि एटम इज नॉट ए सॉलिड एंटाइटी, एटम इज नॉट सॉलिड एंटाइटी, इट इज होलो। बहुत ज्यादा एम्प्टी, इट हैज एनॉर्मस एम्प्टी स्पेस in it. It has enormous empty space in it. खूब empty space होता है। एटम के अंदर एक न्यूक्ली होता है, एटम हैज न्यूक्ली on its center, on its center part. All the protons and न्यूट्रॉन्स, ये बाद में जोड़ा, उस समय 1911 में न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था। ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ दैट एटम आर प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्ली। जितने भी एटम्स के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो सब के सब उस न्यूक्ली में प्रेजेंट है, उस सेंटर के अंदर, और सारे मिलकर के एक साथ रह रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दिस positively charged nuclei in their individual orbits like planets around sun. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने उस न्यूक्ली के चारों तरफ उसी तरह से अपनी अपनी अलग अलग ऑर्बिट्स में उसी तरह चक्कर लगाते रहते हैं जिस तरह से प्लैनेट्स चक्कर लगाते रहते हैं सन के चारों तरफ। इसीलिए इसको प्लैनेटरी मॉडल बोला गया, इसीलिए इसको न्यूक्लियर मॉडल बोला गया। फिर और क्या बातें बताई गई, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी न्यूट्रल एटम will be equal to number of protons in its nuclei. जितने अंदर प्रोटॉन्स रहेंगे उतने बाहर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहेंगे। बट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व separately in their orbits around nuclei. वो प्रोटॉन की तरह साथ मिलके नहीं रहते, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अपनी अपनी इंडिविजुअल ऑर्बिट में, एक इलेक्ट्रॉन की ये ऑर्बिट है, दूसरे की ये ऑर्बिट है, तीसरे की ये ऑर्बिट है, सब अपनी अपनी, जैसे हर प्लेनेट की अपनी ऑर्बिट है, अर्थ की अपनी ऑर्बिट है, मार्स की, जुपिटर की, सैटर्न की, उस तरह से हर इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 ऑर्बिट्स है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 ऑर्बिट्स है, ऐसा माना रदरफोर्ड ने। आगे जाकर के बोर ने इसमें चेंज किया, बोर ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, एक एक ऑर्बिट में प्लेनेट की तरह नहीं होता और यहाँ अलग तरह सिस्टम होता है, वो आगे बोर में डिस्कस करेंगे। तो पहले रदरफोर्ड ने जो माना वो ध्यान से देख लीजिए। तो अराउंड न्यूक्लियस, और इस तरह से जो है वो फिर एटॉमिक नंबर, मास नंबर का कॉन्सेप्ट आया न्यूट्रॉन के बाद में। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते रहते हैं, इस तरह चक्कर लगाते हैं। अब वॉल्यूम के बारे में, रेडियस के बारे में बोला रदरफोर्ड ने। रेडियस और साइज ऑफ न्यूक्ली इज मच मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ द होल एटम। भाई एटम का साइज तो क्या हो जाएगा कि उसके सेंटर से लेकर के लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वहां तक का साइज हो जाएगा एटम का साइज, और जो न्यूक्ली का खुद का साइज है जहां तक सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन रह रहे हैं वो हो जाएगा रेडियस ऑफ न्यूक्ली। रेडियस ऑफ न्यूक्ली इज मच मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ द होल एटम। रेडियस ऑफ द होल एटम उन्होंने तुलना किया, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भाई अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करवा के काइनेटिक एनर्जी उनकी मालूम होकर के और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी सारी, उस तरह से उन्होंने क्या किया कि बॉम्बार्डमेंट करवा के, ये न्यूक्ली था मान लीजिए, ये मान लीजिए पूरा एटम है, अल्फा पार्टिकल इसके नजदीक गया और जो अल्फा पार्टिकल रिपेल होकर आया वो न्यूक्ली से रिपेल होकर आया, न्यूक्ली से रिपेल होकर आया। ये न्यूक्ली की रेडियस हो गई RN, इसको बोल देंगे RN, और ये जो है अल्फा पार्टिकल यहाँ थोड़ी देर के लिए रुका तो वही जो Q अल्फा पार्टिकल इंटू V वोल्टेज इज इक्वल टू K Q अल्फा पार्टिकल इंटू Q न्यूक्ली हो जाएगा, ये है ना, अपॉन RN स्क्वायर, RN स्क्वायर नहीं RN। तो इस तरह से Q अल्फा से Q अल्फा कट गया, RN रेडियस ऑफ न्यूक्ली निकाला, और उन्होंने पाया कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्ली है वो कितना है। जो उन्होंने जो उस समय के एटम्स, गोल्ड एटम्स और इनको देखा, उनका न्यूक्ली का जो रेडियस उनको मिला 10⁻⁻15 मीटर रेंज का, 10⁻⁻15 और 10⁻⁻13 सेंटीमीटर ऑर्डर का, है ना। अलग अलग एटम का थोड़ा न्यूक्ली का साइज अलग अलग होता है। जनरली जो रेंज है वो 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ एटम साइंटिस्ट ने अलग से जो एटम की 1 मोल एटम की जो वॉल्यूम निकाल के और 1 मोल एटम का डेंसिटी निकाल करके और 1 मोल एटम का मास मालूम था, उससे वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम से रेडियस निकाल रखा था साइंटिस्ट ने, और वो निकाल रखा था, सीधा याद कर लो आप, 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर।
ये दोनों डाटा अच्छी तरह से याद करना, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ न्यूक्ली। ध्यान दीजिएगा। अब रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्ली देखने के बाद फिर उसके बाद अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्ली। अगर एटम को भी स्फेरिकल मान लें और न्यूक्ली को भी स्फेरिकल मान ले, एक बड़े एटम रूपी स्फेयर के अंदर एक छोटा सा न्यूक्ली रूपी स्फेयर प्रेजेंट है सेंटर पे, तो उन दोनों की वॉल्यूम का कंपैरिजन करें तो इसका क्या जाएगा, 4/3 पाई आर रेडियस ऑफ एटम क्यूब अपॉन 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। रेडियस ऑफ एटम कितना है, 10⁻⁻10 मीटर होल क्यूब, और रेडियस ऑफ न्यूक्ली कितना है, 10⁻⁻15 मीटर होल क्यूब। तो कितना हो जाएगा ये, 10⁻⁻30 मीटर क्यूब अपॉन 10⁻⁻45 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा ये, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्ली इज इक्वल टू 10⁻15, और वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10⁻15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्ली। न्यूक्ली के वॉल्यूम से 10⁻15 टाइम्स। 10⁻15 टाइम्स का मतलब समझते हो ना, 1 के बाद 15 zeros, 5 10 15 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्ली, है ना। समझ गए कितना टाइम्स हो गया, लाख, है ना। यहां पर मिलियन टाइम्स हो गया, कितना कितना, मिलियंस ऑफ मिलियन, बिलियंस ऑफ बिलियन, ट्रिलियंस टाइम है ये 10⁻15। तो कहने का मतलब है मेरा कि 10⁻12 ही आपका जो है हो गया, वो ट्रिलियन हो गया, है ना। 10⁻15 इतना टाइम्स। और इसको उन्होंने कंपेयर किया कि अगर आप इसको वॉल्यूम ऑफ एटम को एक फुटबॉल ग्राउंड मान लो, फुटबॉल ग्राउंड मान लो, तो इसकी औकात जो है ना उस फुटबॉल ग्राउंड में बैठी एक मक्खी के बराबर होगी। अगर आप फुटबॉल ग्राउंड के बीच में मान लो कोई मक्खी बैठी हुई है और आप किसी हेलीकॉप्टर में बैठ करके उस फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर जा रहे हो, वर्टिकली हेलीकॉप्टर से उस फुटबॉल ग्राउंड को पूरा देखते जा रहे हो, तो जब आप बहुत ऊपर चले जाओ और फुटबॉल का मैदान आपको इतना सा दिखना लगे, तो उसके अंदर जो बीच में मक्खी बैठी हुई वो कितनी नजर आएगी आपको, नजर आएगी क्या, इतनी सी भी नजर नहीं आएगी। ये भी गलत है डायग्राम। जो हम एटम का ये डायग्राम बनाते हैं ना न्यूक्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से कि साहब ये एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्ली है, ये गलत है। टेक्निकली साइज के कंपैरिजन को देखें, अगर हम वास्तव में जो एक्चुअल साइज का जो उनका रेशियो होता है उसके हिसाब से देखें तो ये डायग्राम हमने गलत बना दिया है। इतने बड़े एटम में इतना बड़ा न्यूक्ली कभी नहीं होता। क्या हम फुटबॉल का मैदान जब इतना दिखने लगेगा तो मक्खी इतनी बड़ी दिखाई देगी क्या, फुटबॉल के मैदान में बैठा हाथी भी इतना बड़ा दिखाई नहीं देगा। तो ये गलत है, हिसाब से हमें बहुत छोटा न्यूक्ली बनाना चाहिए, ये भी गलत है। ये भी बड़ा बना दिया मैंने, आपको तो हो सकता है कैमरे में दिख ही नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने गलत बना दिया। इतना बड़े एटम में इतना बड़ा न्यूक्ली कभी नहीं होता, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा सा होता है ना। लेकिन हम अब इतना छोटा बनाएंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम थोड़ा अच्छी साइज का बना देते हैं। वैसे टेक्निकली ये डायग्राम रेशियो के हिसाब से रॉन्ग है। 10⁻15 इससे 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम होगा इसका, तो ये टेक्निकली रॉन्ग है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप एक्चुअल डायग्राम को दिमाग में रखिए कि एक फुटबॉल के मैदान में एक मक्खी बैठी है, वो मक्खी न्यूक्ली है, फुटबॉल का मैदान पूरा का पूरा अगर 3 डायमेंशनली हो जाए, वो पूरा का पूरा जैसे सर्कुलर है वैसे स्फेरिकल हो जाए, तो वो जो है वो जो अपना एटम है। और उस मक्खी में सारा मास है, क्योंकि सारे प्रोटॉन्स सारे न्यूट्रॉन्स तो उस न्यूक्ली के अंदर है। तो सोचो न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होगी पूरे एटम की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 99.99999% मास ऑफ एटम किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। और वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्ली के अंदर है, जो कि वॉल्यूम में बहुत ही कम है। यानी जो न्यूक्ली की डेंसिटी है, अगला पॉइंट बनेगा अपना इसके अंदर, जो न्यूक्ली की डेंसिटी है वो उसकी हालत क्या होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इसको भी हटा देता हूं अब।
hence density of nuclei is much larger than density of whole atom. बहुत ज्यादा है डेंसिटी ऑफ न्यूक्ली। मान लीजिए मैं जो है वो आपको हाइड्रोजन एटम का ही एग्जांपल ले रहा हूं, है ना। हाइड्रोजन एटम के अंदर ही क्या होता है, जो न्यूक्ली है उसके अंदर, ये न्यूक्ली है उसमें 1 प्रोटॉन है और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो उसके अंदर 1 प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इसकी जो रेडियस ऑफ न्यूक्ली है वो कितनी है, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। तो अगर मैं डेंसिटी निकालूं तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्ली कितना हो जाएगा, लगभग मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। मास कितना है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मान लो मुझे किलोग्राम पर सीसी में निकालना है। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई Rn⁵, है ना। Rn³ कितना हो जाएगा 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होल क्यूब, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होल क्यूब। इसकी अगर वैल्यूज में यहाँ पुट करूं ये सारी की सारी, तो अगर मैं इन सब को छोड़ दूं एक बार, है ना, ये सब छोड़ दो 1.672 4/3 22/7 इनको छोड़ दूं तो ये आ जाएगा लगभग 1.672, चलो यहाँ ले लो 4, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 22/7 आ जाएगा, ये आ गया सारा, इंटू 10⁻⁻, ध्यान दीजिएगा -13, 10⁻⁻13 का होल थ्राइस, होल पावर 3 कितना जाएगा 10⁻⁻39, -39 ऊपर जाएगा तो +39, -27 10⁻12 किलोग्राम पर सीसी, है ना। थोड़ा एक 10 अपन यहाँ से इसको ले लें तो, क्योंकि ये 1 से भी छोटा आएगा, 1.672 है, 3 है, 7 7 3 21 और यहाँ पर आ जाएगा आपके लगभग ये 30 के आसपास आएगा, 24 88, तो इंटू 10 और कर दो इसको, यहाँ इंटू 10 कर दो तो ये 10⁻11 हो जाएगा। तो अब ये 1.01 से 9.99 के बीच आ जाएगा, इंटू 10⁻11 किलोग्राम पर सीसी। तो ये न्यूक्लियस की डेंसिटी का हाल है किलोग्राम पर सीसी में। तो न्यूक्लियस बहुत डेंस सब्सटेंस है। इससे ये भी प्रूव हुआ कि बहुत ज्यादा डेंसिटी, जो हम उस समय तक है ना स्पेस के बारे में थ्योरी दी गई थी कि जब सुपर ग्रेविटी हो जाती है और ब्लैक होल बन जाता है, तो ब्लैक होल के एक चम्मच का जो भार होता है ना वो हंड्रेड्स ऑफ अर्थ के बराबर होता है। तो उस समय लोगों ने उस ब्लैक होल थ्योरी का मजाक उड़ाया था। बाद में जाके रदरफोर्ड थ्योरी से प्रूव हो गया कि इतना, जब मान लीजिए हम सारे सब्सटेंस जो बने हुए हैं मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत स्पेस है वो भी खत्म कर दें, मॉलिक्यूल एटम से बने हुए हैं, एटम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्ली से बने हैं, तो जब ब्लैक होल में कोई कन्वर्ट होता है ना तो उसका सारा का सारा जो बीच का एम्प्टी स्पेस है वो खत्म हो जाता है। हम मॉलिक्यूल के बीच का एम्प्टी स्पेस खत्म कर दें, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम के अंदर जो न्यूक्ली और इलेक्ट्रॉन के बीच का भी स्पेस खत्म कर दें और सारे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्ली में गिरा दें, सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन मर्ज हो जाए और इतना खाली न्यूक्ली जितना ही स्पेस बचे, तो बताओ मटेरियल कितना हैवी हो जाएगा। वास्तव में पूरी पृथ्वी सिकुड़ करके इतने से एक दाने के बराबर रह जाएगी और एक चम्मच के अंदर हंड्रेड्स ऑफ अर्थ आ जाएंगी। तो ब्लैक होल थ्योरी को भी सपोर्ट मिला रदरफोर्ड के इस बातों से कि मैटर जो है वो बहुत ज्यादा डेंस, अभी जितना डेंस कोई मैटर है उससे बहुत ज्यादा डेंस उसको किया जा सकता है। नेचर में उसकी पॉसिबिलिटी होती है, हालांकि वो बहुत ज्यादा ड्रेस्टिक कंडीशन में होती है, बहुत कोई सुपर फोर्स कोई जगह तब जाकर के होता है, लेकिन बट इट इज पॉसिबल। तो इस तरह से डेंसिटी ऑफ न्यूक्ली के भी ऊपर क्वेश्चन आता है, याद रखना। वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्ली के, एटम के वॉल्यूम और न्यूक्ली के वॉल्यूम के कंपैरिजन पर भी आता है। पूरे के पूरे एटम का आयतन, पूरे एटम का साइज, वॉल्यूम और न्यूक्ली के साइज का रेशियो का कंपैरिजन, और ये फुटबॉल का मैदान और मक्खी वाला जो मैंने एग्जांपल दिया है उसको भी याद रखना अच्छी तरह से, इस सब पर क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से रदरफोर्ड मॉडल दिया गया और हमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी, रदरफोर्ड मॉडल की जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कॉन्ट्रीब्यूशन एटॉमिक साइंस में, वो है न्यूक्ली की डिस्कवरी। न्यूक्ली पहली बार एटम के अंदर माना गया रदरफोर्ड मॉडल में, और जो आगे वाले सभी मॉडल्स में भी माना गया बाद में।
और इस तरह से रदरफोर्ड मॉडल बड़ा फेमस हुआ। थॉमसन भी बहुत खुश हुए कि मेरे स्टूडेंट ने इतना बढ़िया अच्छा डिस्कवरी किया, मेरे एटॉमिक मॉडल को गलत प्रूव किया, ऐसे ऐसे एविडेंस जुटाए, और रदरफोर्ड खूब फेमस हुए कि एटम के अंदर एटम जो है वो एटम की क्लियर पिक्चर ये है। और तब से ये फेमस हुआ कि हर जैसे एक सोलर सिस्टम हमारे बाहर है, अर्थ के बाहर है, वैसे हर कण कण में सोलर सिस्टम है ना। हर एटम एक अपने आप में एक सोलर सिस्टम है। और जो हमारे माइथोलॉजिकल बुक्स में लिखा होता था कि हर व्यक्ति के अंदर एक ब्रह्मांड है, तो पता चला हर व्यक्ति के अंदर एक ब्रह्मांड नहीं है। हर व्यक्ति देखो, हमारी जो सेल्स है, सेल्स भी एक सेल भी हम सेल्स से बने, और एक सेल्स बहुत सारे सब्सटेंसेस की बनी है। एक सेल में करोड़ों करोड़ एटम है। हमारी बॉडी में करोड़ों करोड़ सेल्स हैं, हर सेल में करोड़ों करोड़ एटम्स हैं, है ना, बिलियंस ऑफ एटम्स हैं। तो हमारे अंदर बिलियंस ऑफ यूनिवर्स हैं, हमारे अंदर बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम घूम रहे हैं, सोलर सिस्टम घूम रहे हैं हमारे अंदर, क्योंकि हर एटम एक सोलर सिस्टम है। तो इसलिए हमारा पूरा बॉडी जो है वो एक यूनिवर्स है, एक इटसेल्फ इंडिपेंडेंट यूनिवर्स। तो इस तरह की जो पुरानी बुक्स के अंदर, जो ये माइथोलॉजिकल बुक्स के अंदर ये जो बातें बाइबल में, गीता में, और ये जो हमारे जो वेदों में, और जो जितनी भी धार्मिक बुक्स हैं, अलग अलग जो विद्वान लोगों ने अलग अलग धर्मों की लिखी, उसके अंदर ये जो बातें लिखी हुई थी वो सही प्रूव हुई। साइंस ने भी प्रूव किया कि सही बात है, हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिवर्स है। तो खैर ये सब तो चीजें कोरिलेट आप आगे जैसे जैसे पढ़ोगे तो करते रहोगे। इसीलिए तो कहते हैं कि साइंस को जो पढ़ता है ना, वो धर्म को भी ज्यादा अच्छी तरह समझ पाता है, जो है ना, वो धर्म का जो सही साइंटिफिक लॉजिक है उसको अच्छी तरह से फील कर पाता है। तो खैर अब रदरफोर्ड मॉडल को आगे बढ़ाते हैं हम। तो रदरफोर्ड मॉडल ने ये सारी बातें बताई, रदरफोर्ड मॉडल फेमस हुआ, रदरफोर्ड ने न्यूक्ली बताया, रदरफोर्ड ने न्यूक्ली का साइज बता दिया, रेडियस बता दिया, और एटम का साइज हम पहले से थॉमसन मॉडल के समय से हम थोड़ा सा एटम के साइज के बारे में अंदाजा लगाए हुए थे कि 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होगा। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल भी आगे जाकर के इसकी भी बहुत बड़ी बड़ी अनसक्सेस मिली। रदरफोर्ड मॉडल जो है उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आई। फेलियर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, फेलियर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में आप लोग इतना जबरदस्त मॉडल था सर, इसमें क्या फेलियर हो सकते हैं। देखो, जब किसी मॉडल को पढ़ते हैं ना तो पता नहीं चलता, कि हमें लगता है कि क्या बात बोली जा रही है। थॉमसन को जब पढ़ते हैं तो थॉमसन एकदम जादूगर से लगते हैं, मिस्टीरियस से लगते हैं थॉमसन। बोलो हमारा मुंह खुला रह जाता है, थॉमसन इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। फिर थॉमसन मॉडल भी फेल हुआ। अब रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, इतना शानदार लग रहा है कि क्या बातें रदरफोर्ड ने बता दी 1911 के अंदर। लेकिन ये रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ ऐसी चीजें निकल करके आई जो हम एक्सप्लेन, जो रदरफोर्ड मॉडल, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, साइंटिस्ट ने ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए जिनका जवाब रदरफोर्ड और रदरफोर्ड का मॉडल नहीं दे पाया। और उन जवाबों को ढूंढने के लिए फिर साइंस आगे रिसर्च करता रहा, साइंटिस्ट रिसर्च करते रहे, और नील्स बोहर को सक्सेस मिली। 2 साल के बाद 1913 में नील्स बोहर ने एटम का नया मॉडल दिया जिसको बोहर्स मॉडल बोलते हैं। तो रदरफोर्ड के फेलियर क्या थे, और रदरफोर्ड उन फेलियर्स को दूर करते हुए नील्स बोहर ने कैसे उन फेलियर्स को दूर कर दिया, उन ड्रॉबैक्स को, लिमिटेशंस को दूर कर दिया, और कैसे अपना नया मॉडल दिया, ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।